वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हो तो वेलकम बैक, अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज से बल्कि अभी से इसी मोमेंट से हम शुरू करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 12। पर मैम अब से शुरू करके क्या फ़ायदा, अक्टूबर मंथ आ गया है, शुरू ही करना था तो जून या जुलाई से क्यों नहीं शुरू किया। तो देखो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो अभी शुरू करने में है। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक ईयर की शुरुआत में ज़्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, क्लासेस तो लगा लेते हैं, कॉलेज तो चले जाते हैं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि यार बोर्ड्स जब पास में आएंगे तब देख लेंगे। और अब जब बोर्ड्स आने में सिर्फ 2 से 3 महीने बाकी हैं तब बच्चों को टेंशन आने लगता है क्योंकि शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे अब वो याद आ नहीं रहे, अब रिवाइज कैसे करें। तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ, दोनों साथ में मिलकर रिवाइज करते हैं। तो इसीलिए आज से हम शुरू करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को जो इसी मोमेंट के लिए बैठे थे कि कल से शुरू करेंगे। तो चलो मिल के शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके पास नोट्स होंगे, आप जो नोट्स फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो कीजिए, कोई उसमें चेंजेस मत कीजिए, बट सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पेशल नोटबुक बना लीजिए यूट्यूब के लिए ताकि हम साथ में जो चीज़ें करेंगे उसका रिकॉर्ड भी आपके पास अलग से होगा। बाकी आप जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं उसे बिंदास फॉलो कीजिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपकी हेल्प करने आई हूँ, आपका हाथ पकड़ के आपको बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 दिलाने आई हूँ। तो चलो इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे विथ द बेसिक चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन कह लो या बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह लो या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो देखो जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में थे ना तब क्या हुआ था, पूजा नाम की एक लड़की थी, वो घूम रही थी पुणे के फैशन स्ट्रीट पे और उसने देखा यार कितने सस्ते और अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, क्यों ना मैं यहाँ से बल्क में कपड़े लेके जाऊँ और अपने एरिया में जाके उसको प्रॉफिट पे बेचूँ, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। तो ये ख्याल आया पूजा के दिमाग में। उसने बोला जितनी भी सेविंग्स है वो लगा लेते हैं और अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो वो इस थॉट से बन गई सोल प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ बिजनेस, ओनर ऑफ एनी बिजनेस। तो अब पूजा ने दिमाग लगा के वो बन गई सोल प्रोप्राइटर। तो वो कपड़े लेके आती थी, अपने एरिया में बेचती थी, आराम से उसका बिजनेस चल रहा था, प्रॉफिट्स कमा रही थी, मजे में सब चल रहा था। पर जब आप 12th में पहुंचे तब तक क्या हुआ, पूजा का बिजनेस थोड़ा सा बढ़ने लगा, कस्टमर्स थोड़े से बढ़ने लगे। अब पूजा ने बोला अब कस्टमर्स ज़्यादा है तो यार ज़्यादा कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो उसने बोला उसके लिए कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तो सब लगा लिए, अब मुझे ज़्यादा कपड़े अगर खरीदने हैं तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो उसने सोचा चलो लोन ले लेते हैं बैंक से, पर अगर लोन लेगी तो इंटरेस्ट अकेली को भरना पड़ेगा। अगर लोन चुका नहीं पाई, मान लो लोन ले लिया, कपड़े लेके आ गई ज़्यादा, बट फिर कस्टमर्स आना बंद हो गए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो है ही। कस्टमर्स ने आना ही बंद कर दिया, पूजा के पास ही में कोई रहता था जिसने पूजा को देख के वैसा ही बिजनेस चालू किया, कम पैसों में बेच रहा है कपड़ों को, तो पूजा के पास लोग आना ही बंद हो गए। तो अब पूजा ने तो लोन लेके रखा है बैंक से, अब लोन का इंटरेस्ट भी उसे चुकाना है, प्रिंसिपल भी उसे पे करना है, तो इतना बड़ा रिस्क उसे अकेली को लेना है। तो जब वो सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी सबसे पहली लिमिटेशन क्या आ गई कि उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है क्योंकि सब उसे अकेली को पे ऑफ करना है। तो पूजा ने सोचा कैपिटल की ही तो ज़रूरत है, पैसों की ही तो ज़रूरत है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है सुमा, उसके पास बहुत पैसे पड़े हैं, काफ़ी सालों की सेविंग्स है, तो बेस्ट फ्रेंड कब काम में आएंगे यार, चलो उसको बुला लेते हैं, उसका पैसा यूज़ कर लेते हैं। पूजा गई सुमा के पास, सुमा को बोला कि यार तेरे पास पैसे पड़े हैं, तू वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, आज मेरी पार्टनर बन जा। तो यहाँ से जब आप 12th में पहुँचे तो पूजा सोल प्रोप्राइटर से बन गई एक पार्टनरशिप फर्म। किसको लाके साथ में, सुमा को लाके। सुमा को क्यों लाया, क्योंकि पूजा के पास था लिमिटेड
कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक और लिमिटेशन क्या आ गई, लिमिटेड कैपिटल। तो पूजा के पास पैसे कम थे, तो इसीलिए उसने सुमा को बोला कि भाई तेरे पैसे इन्वेस्ट कर मेरे बिजनेस में और आजा, दोनों पार्टनर बन जाते हैं और बिजनेस करते हैं। सुमा ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ, जो तुझे प्रॉफिट्स होगा वो मेरे साथ शेयर करना। अब पैसा आ गया, पर सुमा ने बोला मैं कुछ और नहीं इन्वेस्ट करूंगी, ना मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी तेरे बिजनेस में, ना मैं अपने स्किल्स कुछ इन्वेस्ट करूंगी, मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करूंगी और प्रॉफिट्स लूंगी। अब पूजा ने बोला कि पैसा तो आ गया, अब परचेसिंग खुद करूं, सेल्स खुद करूं, सब कैसे खुद मैनेज करूं? बिजनेस अगर बढ़ाना है तो मैं सब अकेली तो नहीं कर सकती। उसके दिमाग में ये बात क्यों आई? क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं था, बिजनेस का एक्सपर्टीज नहीं था कि बिजनेस को एक्सपांड कैसे किया जाता है और अगर एक्सपांड कर लिया तो उसको कैसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी और एक लिमिटेशन ध्यान में आ गई, जो कि थी लिमिटेड बिजनेस एक्सपर्टीज। लिमिटेड बिजनेस एक्सपर्टीज था उसके पास जब वो एक सोल प्रोप्राइटर थी। तो उसने बोला कि ठीक है, मेरा तो भाई है एक जो कि 10 सालों से बिजनेस कर रहा है, उसके पास तो काफी एक्सपर्टीज है, तो वो लेके आई। अब महेश को यहाँ पे आ गए, पहले थी पूजा, फिर उसमें आ गई सुमा और अब आ गया महेश। तो इन तीनों ने मिल स्टार्ट किया एक बिजनेस और इसी बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो अब आपकी समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया पिक्चर में। ये आया सोल प्रोप्राइटरी जो बिजनेस होता है उसके जो लिमिटेशंस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनका गैप फिल करने के लिए। तो ये तो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन हमने देखी इन अ लेमन्स लैंग्वेज, लेमन यानी आपकी और मेरे जैसे लोगों की भाषा में। अब देखते हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है यानी जो लॉ है जो इन फर्म्स को गवर्न करता है, पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करता है, उस लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब हम डेफिनेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और डेफिनेशन उसके कौन से सेक्शन में लिखी गई है? तो डेफिनेशन लिखी गई है सेक्शन 4 में, ये आपको लर्न करना है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स यानी मोर देन वन पर्सन। पर्सन्स का मतलब है मोर देन वन पर्सन यानी एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए? 2 और मोर। अब ये मोर कितने हैं, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, ये डेफिनेशन हो जाने के बाद हम उसी पे जाने वाले हैं कि मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग साथ में आ सकते हैं। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स 2 और मोर। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कितने लोग हैं? पूजा, सुमा और महेश यानी 3 लोग हैं। तो क्या वो एक पार्टनरशिप फर्म है? हाँ, अभी तक के डेफिनेशन के हिसाब से तो है। आगे का देखते हैं वो लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। Who have agreed, agreed यानी उन्होंने साथ में मिलके एक चीज पे अग्री किया है। Who have agreed, इसका मतलब पार्टनरशिप बनाने के लिए एक अग्रीमेंट की होने की जरूरत है। अग्रीमेंट होना जरूरी है, जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। जितने भी लोग साथ में आए हैं उन्होंने साथ में अग्री किया है, एक अग्रीमेंट है। तो मैम क्या ये अग्रीमेंट रिटन होता है या ओरल? कोई भी चल सकता है, रिटन भी चल सकता है, ओरल भी चल सकता है। तो क्या ओरल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? आज मैंने अपने फ्रेंड को बोला चल साथ में बिजनेस करते हैं, कुछ कहीं पे लिखा नहीं, कुछ नहीं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। हमेशा आगे की सेफ्टी के लिए, प्रूफ्स एंड एविडेंसेस के लिए रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है, पर ओरल भी चलता है, लॉ के हिसाब से चलता है। लॉ ने बोला है, सिर्फ उन्होंने अग्री किया है, राइटिंग में ही अग्री किया है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। तो हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, अब उनको प्रॉफिट्स शेयर करने हैं।
प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करने हैं, कोई अकेला लेके भाग नहीं सकता। आप पूजा ऐसा नहीं बोल सकती कि इनिशियल आइडिया तो मेरा था, तो क्या हुआ बाद में सुमा ने पैसे डाले तो क्या हुआ महेश ने अपना एक्सपर्टीज दिया तो मैं तो भाई पैसे प्रॉफिट्स लेके भाग रही हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। उनको प्रॉफिट्स अपने शेयर करने पड़ेंगे। ऑफ अ बिजनेस, अब बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस यानी क्या, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं। 3 लोग साथ में आए या 2 लोग साथ में आए और उन्होंने सोचा कि डोनेशंस, लोगों से पैसे जमा करते हैं और चैरिटी करके आते हैं, कहीं पे डोनेट करके आते हैं या कोई एनजीओ शुरू करते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स होने चाहिए एक बिजनेस में से, वो बिजनेस होना चाहिए प्लस उसमें से प्रॉफिट्स होने चाहिए, तो ही वो एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल यानी पूजा, सुमा और महेश तीनों मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सुमा ने क्या बोला था, मैं तो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करूंगी, मेरे पास बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो क्या सुमा पार्टनर नहीं कहलाएगी? फिर भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ ने क्या बोला है, कोई एक भी अगर उन सबके लिए काम कर रहा है तो भी चलेगा, पर डिसीजन सब पे बाउंड होंगे। यानी पूजा अकेली भी काम कर रही है अगर इस फॉर्म में, वो अकेली ही परचेस कर रही है एफसी रोड से जाके, फैशन स्ट्रीट से जाके, वो अकेली ही बेच रही है, वो अकेली ही अकाउंट्स देख रही है, सारा सब मैनेजमेंट अकेले देख रही है, तो भी जो भी वो डिसीजंस लेगी वो सुमा और महेश पे इक्वली बाइंडिंग होंगे। वो ऐसा नहीं बोल सकते भाई डिसीजन तो तूने अकेले ने लिया था, ये तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ने बोला है कि सब कर रहे हैं साथ में, या फिर सबके बिहाफ पे कोई एक कर रहा है तो भी चलेगा। तो चलो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पूजा, सुमा और महेश ये तीनों आए साथ में और करने लगे एक बिजनेस, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये एक जो रिश्ता है, इट इज द रिलेशन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्टनरशिप। ये रिश्ता किनके बीच में है? बिटवीन पर्सन्स। कौन से पर्सन्स है यहाँ पे? पूजा, सुमा और महेश। बिटवीन पर्सन्स, कौन से पर्सन्स? who have agreed to do what? To share the profits of what? Profits of a business कौन चला रहा है? तीनों चला रहे हैं, या तीनों के बिहाफ पे कोई एक चला रहे हैं, या तीनों के बिहाफ पे कोई 2 लोग चला रहे हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वन ऑफ देम इज एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो चलो पहला फीचर देखते हैं। पहला फीचर है अग्रीमेंट। ये तो हमने भाई डेफिनेशन में ही देख लिया कि पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाएगा जब पार्टनर्स ने अग्री किया है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? एक बिजनेस करने के लिए। कौन सा बिजनेस? जिसमें प्रॉफिट्स होते हो। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन मैम प्रेफर कौन सा करना चाहिए? रिटन ऑफ कोर्स। क्यों रिटन? क्यों ओरल क्यों नहीं? तो भाई देखो, पूजा, सुमा और महेश साथ में बिजनेस कर रहे थे। सुमा ने बोला था मैं पैसे दूंगी, सप्लायर को बोल कि पैसे थोड़े दिन में आपको मिल जाएंगे क्योंकि मैं कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली हूँ। मैंने सुमा का ये प्रॉमिस सुन के मैं जाके कपड़े लेके आ गई, पर सुमा ने तो पैसे दिए ही नहीं। अब पूजा गई कोर्ट ऑफ लॉ में। पूजा ने बोला योर ऑनर, ये सुमा मुझे बोली थी मुझे पैसे देगी। सुमा ने बोला मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं था। अब मैं कैसे प्रूफ करूं कि हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगी, तभी जाके ये पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी और वही पैसों से मैं जाके परचेसिंग करके आऊंगी। तो देखो, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कुछ प्रूफ करना है तो अग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, क्योंकि अग्रीमेंट में, रिटन एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। अब ये जो रिटन एग्रीमेंट है पार्टनरशिप फर्म का, उसको एक नाम भी दिया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने उसका नामकरण भी किया है, तो उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। तो अग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड का एक निकनेम भी है, यानी एक दूसरा नाम भी है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पार्टनरशिप डीड का और एक नाम है जिसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब सेकेंड फीचर पे आते हैं, नंबर ऑफ
पार्टनर्स। तो देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मिनिमम 2 लोग चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए, पर मैक्सिमम कितने चाहिए ये तो पार्टनरशिप एक्ट ने बताया ही नहीं है। एक्ट बनी थी 1932 में, पर 2014 में कंपनीज एक्ट का जो है रूल्स आए, कंपनीज एक्ट के मिसलेनियस रूल्स आए 2014 में, जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया कि 50 होने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। किसने बोला है? रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अब आते हैं अगले फीचर पे। अगला फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो इंटेंशन क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट्स होंगे और उनको हम शेयर करेंगे, लॉसेस भी हुए तो उनको हम शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर होने चाहिए, जिसको जो एक रेशियो में शेयर होने चाहिए, यानी मान लो इक्वल रेशियो में अगर शेयर हो रहे हैं तो हम बोलेंगे पीएसआर इक्वल है, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अगर पूजा ने बोला मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरा आइडिया था तो मुझे सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, तो वैसा पीएसआर वो डिसाइड कर सकते हैं। पार्टनर्स अपने हिसाब से कोई भी पीएसआर डिसाइड कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया है, पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा गया है, तो फिर वो होगा इक्वल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर पीएसआर डिसाइडेड नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो पीएसआर हो जाएगा इक्वल। अगला फीचर है लॉफुल बिजनेस। हमने सेक्शन 4 में ही देखा कि पार्टनरशिप बोलते ही उसी को है, रिश्ता बनता ही तब है जब बिजनेस करने आते हैं कुछ लोग साथ में। अब बिजनेस करने आ रहे हैं तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल मतलब क्या मैम? लॉफुल यानी वो इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल यानी क्या? ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लॉफुल। और बिजनेस डिसअलाउड बाय स्टेट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। बिजनेस डिसअलाउड बाय स्टेट का मतलब है, मान लो पूरे इंडिया में सिगरेट मैन्युफैक्चर करना अलाउड है, पर महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग को बैन किया है। तो महाराष्ट्र में अगर पूजा, सुमा और महेश मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलो हम सिगरेट्स बनाएंगे, तो क्या वो लॉफुल बिजनेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट ने वो बिजनेस को डिसअलाउ किया है। भले पूरे भारत में वो अलाउड है, पर महाराष्ट्र स्टेट में वो डिसअलाउड है, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगला फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स जो है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या? पूजा, सुमा और महेश को मिलके सारे लोन्स जो है फर्म के नाम पे, जो भी डेट्स है फर्म के नाम पे, वो उनको मिलके पे ऑफ करने पड़ेंगे। मान लो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया 1 करोड़ का, अब बिजनेस चल नहीं रहा है। बिजनेस चल नहीं रहा है तो पहले बिजनेस के असेट्स बेचे जाएंगे, उनसे 1 करोड़ अगर नहीं रिकवर होता है तो पूजा, सुमा और महेश के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। यानी वो पूजा, सुमा, महेश के घर पे आ करके उनका सोफा, उनका फ्रिज, उनका टीवी बेच सकते हैं। तो लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। जब तक कि तुम्हारे पास 1 रुपया भी बचा है ना तीनों पार्टनर्स के पास, तब तक तुम लायबल हो, अगर तुमने पूरा पे ऑफ नहीं किया है तो। मान लो पूजा, सुमा और महेश में से जो महेश है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर पूजा और सुमा को उसकी लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। इंसॉल्वेंट पार्टनर की लायबिलिटी कौन उठाएगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, पर लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है भाई। तो अगले जो फीचर्स है, इसके आगे के जो फीचर्स है वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो आपको पता है क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे।